Welcome students on our YouTube channel RS Biology Aspirants. Today we are going to discussing about CTET previous year question paper of 2022. Now the first question is, which of the following are characteristic feature of trees in mountain region? जो माउंटेन रीजन पे जो ट्रीज़ होते हैं उनकी क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं? ऑप्शंस आर स्लोपिंग ब्रांचेस, बी ऑप्शन इज नीडल लाइक लीव्स, सी ऑप्शन इज वैक्सी थिक स्टैम एंड डी ऑप्शन इज लॉन्ग पेनिट्रेटिंग रूट्स. सो देखो यहाँ पे हमारे जो लीव्स होते हैं ऑन माउंटेन रीजन, उनके पास वैक्सी और थिक स्टैम की तो नीड नहीं होती है, बिकॉज़ वहाँ पे वाटर उनको प्रॉपर अमाउंट में मिलता है. जहाँ पे प्लांट्स को प्रॉपर अमाउंट में वाटर नहीं मिलता वहाँ पे वैक्सी कोटिंग ऊपर मिलती है. जैसे राजस्थान कैक्टस के ऊपर वैक्सी कोटिंग हमें मिलेगी. सो दिस इज़ नॉट आवर ऑप्शन. नेक्स्ट इज़ लॉन्ग पेनिट्रेटिंग रूट्स. लॉन्ग पेनिट्रेटिंग रूट्स भी नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर अमाउंट में उनको सब चीज़ें मिलती हैं, वाटर वगैरह प्रॉपर मिलता है. सो यहाँ पे लॉन्ग पेनिट्रेटिंग रूट्स भी नहीं होंगे. हेयर स्लोपिंग ब्रांचेस इज़ करेक्ट क्योंकि जो स्नो वगैरह होती है वो डलती है, तो ताकि स्नो डले और हमारी स्नो ऐसे ही अपने आप ही स्लोप करके नीचे फैल ऑफ हो जाए, इसीलिए स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं. सेकंड, हेयर नीडल लाइक लीव्स आर प्रेजेंट. सो हेयर ए एंड बी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is assertion region based question. Water boils easily at low altitude region like the seashore. Reason is atmospheric pressure is less at lower altitude. Look on the assertion. इन्होंने कहा है कि water boils easily at the low altitude. मतलब जो low altitude वाला region होता है वहाँ पे पानी होता है वो ईज़िली बॉयल हो जाता है लाइक द सी शोर. ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग बिकॉज ड्यू टू प्रेशर, हाई प्रेशर होने के कारण लो एल्टीट्यूड पे जो वाटर होता है वो बहुत मुश्किल से बॉयल होता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लेस. नो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ हाई एट द लो एल्टीट्यूड. लो एल्टीट्यूड पे प्रेशर ज़्यादा होगा. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. तो हेयर डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट. बोथ ए एंड आर आर फॉल्स. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is true when a ray of light travels from air into oil. जब हमारी रे ऑफ लाइट एयर से ऑयल में एंटर करती है. एयर कौन सा मीडियम होता है? एयर होता है रेयरर मीडियम, जहाँ जो बहुत हल्का मीडियम होता है. ऑयल मीडियम को बोलते हैं हम डेंसर मीडियम. डेंस मीडियम होता है, ये थोड़ा गाढ़ा मीडियम होता है. सो जब हमारी रे ऑफ लाइट, कोई भी रे ऑफ लाइट आई, वो एयर से मतलब रेयरर मीडियम से कहाँ जा रही है? डेंसर मीडियम में जा रही है. ये हमारा इंटरकनेक्शन सरफेस हो गया बीच में, जो रेयरर और डेंसर मीडियम को कनेक्ट कर रहा है. यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. अब हल्के मीडियम से जब हमारी रे डेंसर मीडियम में आती है, थोड़ा भारी मीडियम में आती है, देन स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है. सो जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज़ है वो ऑप्शन आपको चूज़ करना है. तो इन द ऑप्शन ए और इन द ऑप्शन डी बोथ कंटेन द स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिक्रीजेज. ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन भी हमें चेक करनी है. दे सेड कि रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. लुक, जैसे ही हमारी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, वैसे नॉर्मली जाना उसको सीधा चाहिए था, बट वो क्या हो जाती है? थोड़ा सा टिल्ट हो जाती है.
टूवर्ड्स द नॉर्मल। सो यहाँ पे हमारी रे ऑफ लाइट क्या हो जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती है। हेयर ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is which of the following represent set of contact forces। यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बताने हैं आपको किस किस केस में कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में जब हम रह के काम करते हैं, सो कौन सा है, फर्स्ट हम चेक करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस चार्ज के कारण होता है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि चार्ज कांटेक्ट में रह के काम नहीं करता। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कांटेक्ट होता है, मैग्नेटिक फोर्स भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। मस्कुलर फोर्स कांटेक्ट होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कांटेक्ट होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट इन द कांटेक्ट। ड्रैग हमारा कांटेक्ट होता है, मस्कुलर फोर्स कांटेक्ट होता है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कांटेक्ट में होता है। तो हियर सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। फिर भी हम डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं आएगा, ड्रैग आएगा ओनली। सो हेयर सी ऑप्शन इज़ फिट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ अ मैग्नेट इज़ ब्रोकन इनटू टू पीसेस। हमने एक मैग्नेट थी हमारे पास, हम मोस्टली बार मैग्नेट का यूज़ करते हैं। एक पोल इधर नॉर्थ को शो करता है, दूसरा पोल इधर साउथ को शो करता है। सो बार मैग्नेट या मैग्नेट इज़ ब्रोकन इनटू द टू पीसेस, दो पीसेस में वो डिवाइड हो गई। इफ़ दीज टू पीसेस आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर दे विल। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है। मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैग्नेट बीच में से ब्रोक हो जाती है तो वो दोबारा से अपने रिस्पेक्टिव एंड्स को बना लेती है। अगर ये वाला एंड नॉर्थ था, मान लो ये वाली मैग्नेट ये है, ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ का जो रिस्पेक्टिव दूसरा वाला एंड होगा दैट इज़ साउथ ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अगर यहाँ पे ये वाला साउथ था तो इसका रिस्पेक्टिव नॉर्थ बन जाएगा। तो अब आप दोनों मैग्नेट्स को पास लेके आते हो तो हमें चेक करना होता है कि अगर आप यहाँ पे नॉर्थ और साउथ है, यहाँ पे भी आप क्या लेके आ रहे हो, सेम पोल्स को लेके आ रहे हो। मान लो यहाँ पे साउथ और नॉर्थ को लेके आ रहे हो, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। बट अगर आप नॉर्थ, ये मान लो ये साउथ पोल है और इधर नॉर्थ पोल को लेके आ रहे हो, देन ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को। सो दे may be attract or may be repel. Its C option is the correct option. Now we move on the next question, that is during a class experiment a teacher took two objects and immersed them in the water. She recorded the reading using a spring balance as shown below. एक टीचर है वो एक्सपेरिमेंट करा रही है, दो ऑब्जेक्ट्स उन्होंने पानी में डिप कर रखी हैं। ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सो टू ऑब्जेक्ट्स आर ए एंड बी, दो ऑब्जेक्ट्स हैं। वेट ऑफ स्टोन इन एयर दे रखा है, वेट ऑफ स्टोन इन वाटर दे रखा है, दैट इज़ एक्स, जो आपको फाइंड आउट करना है। और वेट लिक्विड डिस्प्लेस 16 है एंड बायोंट फोर्स क्या होता है, वाई दे रखा है। ठीक है, सो आपको फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला, वेट ऑफ स्टोन इन एयर इक्वल टू वेट ऑफ स्टोन इन वाटर प्लस वाटर डिस्प्लेस। और जो वाटर डिस्प्लेस होता है दैट विल बी इक्वल टू बायोंट फोर्स। अब वेट वाटर डिस्प्लेस कितना है 16, तो बायोंट फोर्स भी कितना हो जाएगा 16, मतलब वाई तो आपका 16 निकल गया, y is 16. So it is given in the three options C, B and D. Okay, now अब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ स्टोन इन एयर इज़ गिवन टू 92 इज इक्वल्स टू वेट ऑफ स्टोन इन द वाटर, it is given x plus next is water displaces 16. Now subtracted it, 92 minus 16, 92 minus 16 is the 76. तो आपका x क्या होना चाहिए 76। तो यहाँ पे A ऑप्शन और B ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, C और D में से अब आपको चूज़ करना है।
अब हमारे काम आता है नेक्स्ट बी ऑब्जेक्ट्स के लिए। बी ऑब्जेक्ट आपको निकालना है। अब देखिए क्यू यहाँ पे निकालना है और जी निकालना है। अब जो हमारा वाटर डिस्प्लेस होगा वो तो बायोंट फोर्स के इक्वल होता है, मतलब ये तो 10 हो जाएगा जी। ओके, अब क्यू निकालोगे, क्यू कैसे निकालोगे? क्यू विल बी फाइंडेड बाय वेट ऑफ स्टोन इन वाटर दैट इज 70 प्लस वाटर डिस्प्लेस दैट इज 10। 70 प्लस 10 इज 80, तो क्यू कितना आ गया? 80। सो हेयर सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज़ द करेक्ट वन। आपको रीड करनी है, ये 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। Statement 1 is S1 is rising sun is not considered as an appropriate guide to locate directions in all season. Statement 2 is point of sunrise changes continuously. Statement 3, during summer solstice the point of sunrise shifts towards the north. And statement 4 is during winter solstice the point of sunrise shifts towards the south. अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 की। देखो हमारे पास 2 सोल्स्टिस होते हैं इन एनुअली हमारे पास 2 सोल्स्टिस आते हैं। फर्स्ट आता है जून में, दैट इज़ नोन एज समर सोल्स्टिस, एंड सेकंड आता है दिसंबर में, दैट इज़ नोन एज विंटर सोल्स्टिस। ओके, समर में जो जून में आता है दैट इज़ अकर्स बिटवीन 20 to 22 जून। ऐसे ही दिसंबर में आता है 20 to 22 दिसंबर, दैट इज़ नोन एज द सोल्स्टिस एंड दीज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जब समर सोल्स्टिस आता है द पॉइंट ऑफ सनराइज शिफ्ट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ, और जब हमारा विंटर सोल्स्टिस आता है देन द पॉइंट ऑफ सनराइज शिफ्ट्स टूवर्ड्स द साउथ। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स तो करेक्ट है। अब हम स्टेटमेंट 2 की बात कर ले, पॉइंट ऑफ सनराइज चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। अब पॉइंट ऑफ सनराइज चेंज कर रहा है ना, समर में भी चेंज कर रहा है, विंटर में भी चेंज कर रहा है, सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 1 की, राइजिंग सन इज़ नॉट कंसीडर एज एन अप्रोप्रिएट गाइड। क्यों? यहाँ पे हमने अभी तो देखा कि सीज़न चेंज होता है, समर विंटर, तो ये सीज़न ही तो चेंज हो रहा है सन के राइजिंग होने से, तो यहाँ पे बोल दिया नॉट कंसीडर, सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। बाकी 3 स्टेटमेंट्स S2, S3, S4 आर करेक्ट। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 3 टेस्ट ट्यूब्स A, B एंड C। हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, A, B टेस्ट ट्यूब एंड C टेस्ट ट्यूब। ऑल हैव कलरलेस लिक्विड। इनमें सब में क्या है? कलरलेस लिक्विड है। हमें नहीं पता क्या है इनमें, कलरलेस लिक्विड्स है। इक्वल वॉल्यूम, इक्वल स्ट्रेंथ, ऑल आर इक्वल। अ ड्रॉप ऑफ फिनोप्थलीन इज़ एडिड टू ईच ऑफ देम। फिनोप्थलीन हमारा एक इंडिकेटर होता है, वो आपने इसमें डाला, सिंथेटिक इंडिकेटर होता है फिनोप्थलीन। एक प्रॉपर्टी याद रखना फिनोप्थलीन की, फिनोप्थलीन क्या करता है, अगर एसिड में फिनोप्थलीन डलेगा तब तो हमारे सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं होगा, वो कलरलेस रहेगा। अगर हमारा फिनोप्थलीन किस में डल रहा है? बेस में डल रहा है, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो इन्होंने बोला अ ड्रॉप ऑफ फिनोप्थलीन इज एडिड टू ईच ऑफ दैम। हमने हर एक में फिनोप्थलीन की एक ड्रॉप डाल दी। इट इज़ ऑब्जर्व दैट टेस्ट ट्यूब A एंड B रिमेन कलरलेस। टेस्ट ट्यूब A और टेस्ट ट्यूब B ये तो कलरलेस रहे, बाकी जो टेस्ट ट्यूब C था वो पिंक हो गया। और व्हेन द पिंक सॉल्यूशन, फर्स्टली हम यहाँ तक करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमने C वाले में जब फिनोप्थलीन डाला तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? पिंक में कन्वर्ट हो गया। पिंक में कौन कन्वर्ट होता है? बेस। तो हमारा C क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। नेक्स्ट, अब क्या किया हमने, जब यही स्ट्रॉन्ग बेस व्हेन द पिंक सॉल्यूशन ऑफ सी का जो पिंक सॉल्यूशन था, अब आपने उसको A और B में एडिड किया, तो आपने क्या देखा कि जो A था वो कलरलेस रहा, बल्कि जो B वाला था उसने पिंक कलर अटेन कर लिया। अब पिंक कलर कौन अटेन करेगा? पिंक कलर ये कब अटेन करेगा? जब ये क्या होगा? वीक एसिड होगा। तो हमारा ये
बी सॉल्यूशन क्या है, वीक एसिड है। और ए कलरलेस ही रहा, ए कलरलेस इसलिए रहा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड था। सो हमारे पास सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन बी यूटिलाइज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर। आपको इसमें से एसिड बेस इंडिकेटर बताना है कौन कौन से हैं। ए ऑप्शन इज़ रेड कैबेज लीव्स एंड टर्मरिक, बी ऑप्शन इज़ सॉल्ट एंड टर्मरिक, सी ऑप्शन इज़ बनाना लीव्स एंड cabbage leaves, and D option is lemon juice and the turmeric. So here red cabbage leaves and turmeric, these both are natural indicators. Now we move on the next question. Rita wanted to store the pickles in a container. The best container for this purpose can be. रीटा को अपना अचार स्टोर करना है, ठीक है, तो वो कौन से कंटेनर को मोस्ट प्रॉपरली वो यूज़ करेगी। एलुमिनियम, ग्लास, कॉपर, ब्रास। अब आपको पता है कि एलुमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, दीज आर द मेटल्स, ठीक है। ये हमारे जो पीकल होता है उसमें विनेगर होता है, ठीक है, वो थोड़ा खट्टा होता है। और खट्टी चीज़ों को कभी भी हम मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं करते हैं। हम इवन दही भी मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं करते हैं, बिकॉज़ वो रिएक्ट कर जाता है मेटल के साथ और एक पॉइजनस कंपाउंड बना देता है। सो यहाँ पे द बेस्ट container that used by the Rita for store pickles is glass. Okay, now B option is the correct option. Now we move on the next question. That is, a material M was heated in a spoon and immediately put in a glass jar and was covered. Small amount of water was added to the jar and the solution was tested with blue litmus paper. The paper turns red. Material M could be. आपने एक मटेरियल लिया M, उसको हीट किया, स्पून में उसको हीट करें। एक स्पून है हमारे पास और हम उसको हीट कर रहे हैं। स्पून में कोई भी हमारे पास मेटल, कोई भी कंपाउंड है, उसको हमने हीट किया, हमें नहीं पता, हमें वही M बताना है क्या है। और आपने इसको किस में डाल दिया, जार में डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, और इसमें थोड़ा आपने पानी भी डाल दिया, ठीक है। अब इसने एक सॉल्यूशन बना लिया, जो भी इसमें था उसने एक सॉल्यूशन बना लिया, और आप इसको टेस्ट कर रहे हो एक ब्लू लिटमस पेपर से। जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दे वो होते हैं हमारे एसिड्स, ठीक है। अब एसिड्स कौन बनाएगा। अब देखो, जितनी भी मेटल्स होती हैं जब वो वाटर के साथ कंबाइन करती हैं तो उनके ऑक्साइड्स बनते हैं। और मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, बेस होते हैं। जो हमारी नॉन मेटल होती हैं उनके जो एसिड, उनके जो कंपाउंड्स होते हैं, उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो अब आपको इनमें से सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि नॉन मेटल क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मेटल का जो ऑक्साइड होता है दैट इज़ बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर। तो अब आपको इसमें से फाइंड आउट करना है कि हमारी नॉन मेटल कौन सी है। सो सोडियम तो हमारी मेटल होती है, एलुमिनियम भी मेटल होती है, मैग्नीशियम भी मेटल होती है। बाकी जो बचा हमारा सल्फ़र हमारी क्या होती है, नॉन मेटल होती है। और ये कौन सा ऑक्साइड बनाती है, एसिडिक ऑक्साइड बनाती है। दैट्स वाई ब्लू लिटमस पेपर इज़ कन्वर्टेड इनटू द रेड। सो हेयर डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Now we move on the next question, that is assertion reason based question. Assertion: cellulose rich food substance are good source of roughage for human beings. सेल्यूलोज रिच जो फूड होता है वो हमारे लिए बेस्ट रफेज का काम करता है. रफेज हमारे वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का काम करता है. ये एज इट इज़ निकल जाते हैं हमारे बॉडी से, रिमूव हो जाते हैं. रीज़न: cellulose gets absorbed and converted into fibers during the digestion. Okay. Reason 2 is the cellulose digesting bacteria convert cellulose into the fiber. Okay. एक बात याद रखना कि हमारे बॉडी में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी बैक्टीरिया नहीं है. सो हेयर assertion is cellulose rich food substance are good source
roughage for human beings. Yes, it is correct. Reason is cellulose gets absorbed and converted into fibers during the digestion. Yes, both R1 and A is correct, and R1 is a correct explanation of A. So here first statement is true. Now we move on the next question. Which of the following does not contain any enzyme? किसमें कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता? ऑप्शंस आर, ए ऑप्शन इज बाइल जूस, B option is pancreatic juice, C option is gastric juice, D option is salivary juice. So in the salivary juice कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? salivary amylase एंजाइम, तो इसमें तो है. गैस्ट्रिक जूस में हमारा HCl भी प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट आता है हमारा पेनक्रिएटिक जूस. पेनक्रिएटिक जूस में पेनक्रिएटिक एंजाइम होता है. बट जो हमारा बाइल जूस है, इट डजंट कंटेन एनी एंजाइम. सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 containers A and B contains 50 gram of ice at 0 degree Celsius and 50 gram of water at 0 degree Celsius respectively. इन्होंने बोले कि हमारे पास 2 कंटेनर है, एक A कंटेनर है, एक B कंटेनर है. एक में क्या है, 0 डिग्री टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, और दूसरे में क्या है, वाटर है. इफ़ बोथ द कंटेनर्स आर कैप्ट इन द फ्रीजर, हमने दोनों को फ्रीजर में, रेफ्रिजरेटर में रख दिया स्टोर करने के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू? ए ऑप्शन इज ए विल लॉस मोर हीट देन बी. B option is B will lose more heat than A. C option is both A and B will lose equal heat, and D option is which of them will lose more heat cannot be determined. देखो, आइस को हमने रेफ्रिजरेटर में रख दिया, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस पिघलना शुरू हो जाती है. ठीक है, तो ये अभी भी रेफ्रिजरेटर में है, इस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा. इस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा. बट अगर हम देखें वाटर को, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे जमना शुरू होता है, आइस में कन्वर्ट होता है, इसकी स्टेट चेंज होनी शुरू हो गई. जब इसकी स्टेट चेंज होती है, किसी भी मैटर की जब स्टेट चेंज होती है, देन इट विल लॉस हीट. तो ये हीट लॉस करेगा, तो बी विल लॉस मोर हीट देन ए. हियर बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. That is, the type of joint in elbow of our forelimb undergo similar movement as of the door joints of the house. Which joint is this? हमारी एल्बो में इस टाइप का जॉइंट है जैसे दरवाजे का है. ठीक है, दरवाजे में क्या होता है, एक साइड ही ओपन होता है. वैसे ही हमारी जॉइंट, जो एल्बो में जॉइंट्स होते हैं, वो पीछे आप फोल्ड नहीं कर सकते उसको, वो एक ही साइड में, एक ही डायरेक्शन में ओपन होती है. सो किस टाइप का जॉइंट प्रेजेंट है ये? A option is ball and socket joint, B option is pivot joint, C option is hinge joint, and D option is the fixed joint. ओके, अगर बात करें हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे शोल्डर में प्रेजेंट होता है, हमारे पेल्विक गर्डल में प्रेजेंट होता है. सो इट इज़ नॉट आवर ऑप्शन, बिकॉज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रोटेट इन ऑल द डायरेक्शन, 360 डिग्री घूम जाता है पूरा. पाइवट जॉइंट हमारी वर्टिब्राज में प्रेजेंट होता है, एक्सिस और एटलस में प्रेजेंट होता है पाइवट जॉइंट. दिस इज़ नॉट. फिक्स्ड जॉइंट होगा तो वो मूव कैसे करेगा? जैसे हमारा अपर जा है, अपर जा फिक्स्ड होता है, वो मूव नहीं करता. दैट इज़ नॉट आवर ऑप्शन. नाउ हिंज जॉइंट इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि दरवाजे में भी हिंज लगे होते हैं जिससे वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, ऐसे ही हमारी एल्बो में होता है. So C option is the correct option. Now we move on the next question, that is deficiency of which vitamins leads to excessive bleeding from a wound. कौन से विटामिन के कारण ज़्यादा से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है हमारे वूंड से? ऑप्शंस आर, ए ऑप्शन इज C, B option is B complex, C option is D, and D option is vitamin K. So let's check कि विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से क्या होता है?
एनीमिया, अलग अलग टाइप के आ जाते हैं, बेरी बेरी आ गया, पेलर्जिया, ठीक है। सो ये हमारे बी कॉम्प्लेक्स से होते हैं, मोस्ट कॉमन बेरी बेरी। और विटामिन डी से क्या होता है हमें, विटामिन डी से होता है वीकनेस ऑफ बोन्स, डिकेइंग टीथ, दैट इज़ नॉन एज रिकेट्स। बट जो हमारा के होता है विटामिन के, इट लीड्स टू एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम द wounds. Now D option is the correct option. Now we move on the next question, that is 17th question. Light enters from air into the following media successively and finally emerge. मीडियाज़ क्या दे रखे हैं आपको, ए से लेके ई तक मीडियाज़ दे रखे हैं और उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं। आपको क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस अबाउट द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। इससे हमें पता चल रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। सो अब हम चेक करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा उसकी स्पीड कम। अब देखो कंपैरिजन करना है यहाँ पे, फर्स्ट ए और बी का कंपैरिजन करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा किसका है, ए का, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। तो पहले डिक्रीज़, इसकी इंक्रीज़ करेगी। फिर स्पीड ऑफ लाइट सेकंड और थर्ड का कंपैरिजन करना है, स्पीड ऑफ लाइट क्या करेगी, इससे बढ़ रही है तो डिक्रीज़ हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, फिर स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज़ कर जाएगी। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज़ हो जाएगी। इस तरह डिक्रीज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ इंक्रीज़, इस तरह चलेगा। सो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ what is the correct answer to explain the mechanism of inhalation during breathing in human beings। जब हम इनहेल करते हैं, इनहेल मतलब हमने सांस अंदर लिया, तब क्या होता है हमारे साथ, हमारे लंग्स के साथ क्या होता है, ठीक है, वो हमें एक्सप्लेन करना है। एयर मूव्स इन, यस एयर तो अंदर जाती है जब हम इनहेलेशन करते हैं। रिब्स मूव्स इन, रिब्स भी अंदर चले जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, और डायफ्राम नीचे चला जाता है। अच्छा, बी ऑप्शन इज एयर मूव्स आउट, एयर तो बाहर जाती ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। एयर मूव्स आउट, नो। डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, एयर मूव्स इन, यस। रिब्स मूव्स आउट, यस रिब्स भी हमारे बाहर की तरफ जाते हैं। और डायफ्राम मूव्स डाउन, यस डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Now we move on the next question, that is a man having a blood group A marries a woman with a blood group B. The blood group of their son daughter could be। हमारे पास एक मैन है, वो शादी करता है बी ब्लड ग्रुप वाली वुमेन से, तो उनके सन या डॉटर जो भी होगा उनके ब्लड ग्रुप क्या होंगे। A option is only A, B option is only B, C option is either A and B, and D option is either A, B, O or AB। So यहाँ पे कुछ भी हो सकता है हमारा ब्लड ग्रुप। आगे जो सन एंड डॉटर होगी वहाँ पे उनका कुछ भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, O और AB कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये हमारे क्रॉसिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। Now we move on the next question, that is we hear a louder sound when a table is hit hard than when we hit it softly. Reason is loud sound can travel large distance as it is associated with the higher energy. Reason 2 is loud sound has the more frequency than the soft sound. सो हम रीज़न 2 की अगर बात करें ना, बोले लाउड साउंड हैज़ मोर फ्रीक्वेंसी, लेस फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, डिक्रीज़ हो जाती है फ्रीक्वेंसी, तो साउंड कैसी बनती है, पिच बढ़ जाती है, साउंड कैसी हो जाती है, लाउडर हो जाती है, ठीक है। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है तो साउंड लाउड होती है, यहाँ पे सॉफ्ट साउंड दे दिया तो लाउड साउंड आएगा, ठीक है। तो रीज़न
ये गलत हो गया. Assertion or reason. R1 is clearly explain assertion. So here both R1 and R2 are correct, and R2 is correct explanation of assertion. Yes, here A option, just wait, both R1 and R2 are the correct, and R1 is the correct. Only R1 is true and correct explanation. Yes, only R1 is true and correct explanation of assertion. Yes, C option is the correct option. Okay, if you have any doubt, then you mention in a comment section, and thank you so much.